नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं इम्प्लेक्स नॉलेज। आज मैं फिर संसाधन चैप्टर लेकर आया हूं। यह क्लास 10 के भूगोल किताब का प्रथम चैप्टर है। संसाधन पर यह मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो मैं ला चुका हूं। आज हम इस तीसरे वीडियो पर में संसाधन के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा, सामुदायिक संसाधन। तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे घर, व्यक्तिगत तालाब, व्यक्तिगत निजी चारागाह, व्यक्तिगत कुएं आदि। तत्वों या वस्तुओं के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जो गांव या शहर के समुदाय अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। जैसे सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक खेल का मैदान, सार्वजनिक चारागाह, शमशान, सार्वजनिक तालाब, नदी आदि। राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वैसे सभी संसाधन जो राष्ट्र की संपदा है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़कें, नदियां, तालाब, बंजर भूमि, खनन क्षेत्र, तेल उत्पादन क्षेत्र, राष्ट्र की सीमा से 12 नॉटिकल मील तक समुद्री या 200 मील तक समुद्री तथा महासागरीय क्षेत्र, उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन आदि। वैसे तो देश के अंदर आने वाली सभी वस्तुओं पर राष्ट्र का ही अधिकार होता है, चाहे वह कोई भूमि हो या कोई तालाब। सभी प्रकार की संसाधनों को राष्ट्र लोकहित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे कि सड़क, नहर, रेल लाइन आदि बनाने के लिए निजी भूमि का भी अधिग्रहण किया जाता है। भारत में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इस संशोधन के अनुसार सरकार लोकहित में किसी भी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। भूमि अधिग्रहण का अधिकार शहरी विकास प्राधिकरणों को प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन
तटरेखा से 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर तथा उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनके प्रबंधन का अधिकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के नहीं किया जा सकता है। विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भाग में बांटा गया है। 1 संभावी संसाधन, 2 विकसित संसाधन, 3 भंडार, 4 संचित कोष। संभावी संसाधन वैसे संसाधन जो विद्यमान तो हैं परंतु उनके उपयोग की तकनीकी का सही विकास नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान तथा गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, परंतु उनका उपयोग पूरी तरह नहीं किया जा रहा है, कारण कि उनके उपयोग की सही एवं प्रभावी तकनीक अभी विकसित नहीं हुई है। विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीकी उपलब्ध है तथा उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार वैसे संसाधन जो प्रचुरता में उपलब्ध है परंतु सही तकनीकी के विकसित नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, भंडार कहलाते हैं। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन उपलब्ध है जो कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है, परंतु सही तकनीक उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। संचित कोष वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए तकनीकी उपलब्ध है लेकिन उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया है तथा वे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, संचित कोष कहलाते हैं। संचित कोष भंडार के भाग हैं। जैसे भारत की कई बड़ी नदियों में अपार जल का भंडार है, परंतु उन सभी से विद्युत का उत्पादन अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। भविष्य में उनके उपयोग की संभावना है। अतः बांधों तथा नदियों का जल, वन संपदा आदि संचित कोष के अंतर्गत आने वाले संसाधन हैं। संसाधनों का संरक्षण बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है, लेकिन संसाधन का विवेकहीन उपयोग तथा अति उपयोग कई तरह के सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर देते हैं। अतः संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। संसाधन के संरक्षण के लिए विभिन्न जननायक, चिंतक तथा वैज्ञानिक आदि का प्रयास विभिन्न स्तरों पर होता रहा है। जैसे महात्मा गांधी के शब्दों में, हमारे पास हर व्यक्ति की
आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। महात्मा गांधी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति के साथ ही आधुनिक तकनीकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। महात्मा गांधी मशीनों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक उत्पादन की जगह पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्ष में थे। यही कारण है कि महात्मा गांधी कुटीर उद्योग की वकालत करते थे, जिससे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन हो सके। धन्यवाद।